गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। दिस इज़ अरुणा बड़गोतिया, योर बायोलॉजी टीचर। मैंने आपको लास्ट चैप्टर में पढ़ा दिया था कि जीव जगत का वर्गीकरण, जीव जगत का वर्गीकरण किसने किया है और कैसे हुआ है। मैंने आपको इसका इतिहास भी बता दिया था। आज हम अलग अलग जगत के बारे में पढ़ेंगे, इसकी कंपैरेटिव स्टडी, मतलब कि इसका कंपैरिजन भी बता दिया था मैंने आपको एक चार्ट के थ्रू। आज हम इसके अलग अलग लक्षण पढ़ेंगे। सबसे पहला जो जगत है वो है आपका जगत मोनेरा। तो जगत मोनेरा के जो जीव होते हैं, सबसे प्राथमिक जीव थे ये, जो धरती पर उत्पन्न हुए थे। ये जो जीव होते हैं जल, स्थल और हवा सभी दूर होते हैं। जीवों के शरीर पर भी ये पाए जाते हैं, जीव शरीर में भी ये उपस्थित होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर बैक्टीरिया या जीवाणु। जीवाणु जो है सबसे सूक्ष्मतम जीव हैं। तो इस देखा जाए तो इस किंगडम के जो जीव होते हैं वो सबसे सूक्ष्म होते हैं। सूक्ष्म का मतलब ये होता है कि जिनको हम सामान्य आँखों से नहीं देख सकते हैं, जिनको देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप ही चाहिए होता है। ये जो जीव होते हैं ये हमारे लिए उपयोगी भी होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे अंदर बीमारियां, या जीव जंतु जो होते हैं उनके अंदर भी बीमारियां फैलाते हैं, या पेड़ पौधों के अंदर भी ये बीमारियां फैलाते हैं। ये हर जगह पर उपस्थित होते हैं, गर्म स्थानों में भी उपस्थित होते हैं, ठंडे स्थानों पर भी उपस्थित रहते हैं, और हर जगह ये जीवित रह सकते हैं। क्यों जीवित रह सकते हैं? क्योंकि ये वहाँ के वातावरण को के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं। ये परजीवी के रूप में भी होते हैं, कभी कभी ये शरीर के बाहर, मतलब कि बाह्य परजीवी के रूप में भी होते हैं, कभी कभी ये अंतः परजीवी के रूप में भी होते हैं, है ना। और इनकी जो आकार या आकृति होती है वो एक समान नहीं होती है। जितने भी इस किंगडम के जो जीव होते हैं या सूक्ष्म जीव होते हैं, ये सभी अगर हम देखें तो बैक्टीरिया जो होते हैं, बैक्टीरिया भी एक दूसरे से समानता नहीं रखते हैं। वो आकार में, आकृति में और लक्षणों में, पोषण के आधार पर एक दूसरे से भिन्नता रखते हैं। तो इस अगर देखा जाए तो मोनेरा के जितने भी जीव होते हैं, एक तो प्राथमिक जीव होते हैं, प्रिमिटिव जीव होते हैं, सभी प्रोकैरियोटिक होते हैं, मतलब कि प्राथमिक कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। इनमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। केंद्रक जो होता है वो बनना स्टार्ट होता है। इसके आगे वाले जो जीव हैं उनमें थोड़ा थोड़ा अपैर होता है, मतलब कि दिखने लगता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एक कोशिकीय जीव है। इनमें जो जनन की विधियाँ होती है वो भी अलग अलग होती है ना। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें कि इनमें अलैंगिक जनन भी हो सकता है, और संयुग्मन विधि द्वारा भी हो सकता है। संयुग्मन विधि द्वारा मतलब कि दो अलग अलग जीव जो होते हैं इनमें वो संयुग्मित होते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं, और जुड़ने के बाद फिर नया बैक्टीरिया बनाते हैं या नए जीव का निर्माण करते हैं। इसमें जो आते हैं, जैसे आकार या आकृति में अगर हम इनको बांटें तो अलग अलग होते हैं। जैसे कि कोकस जो होता है उसको अगर वो ज़्यादा होते हैं, कभी कभी ये ऐसे होते हैं कि छल्ले के समान। मैं आपको डायग्राम से बताती हूँ, ये वाला डायग्राम। कभी कभी ऐसे होते हैं कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं छल्ले के समान होते हैं, जिनको कोकाई बोलते हैं। और जब ये छल्ले आपस में जुड़ कोकस बोलते हैं। और जब ये छल्ले आपस में जुड़ जाते हैं इनके, या इनकी कोशिकाएं आपस में जुड़ी हुई भी रहती है कभी कभी, तो उनको हम बोलते हैं कोकाई। वैसे होते हैं बेसिलाई जीवाणु, जो रोड जैसे आपको दिख रहे हैं, है ना। और फिर होते हैं स्पाइरिला। स्पाइरिला मतलब स्पाइरल जैसे होते हैं, लंबी रस्सी जैसे। और ये आपको कशाब जो दिख रहे हैं, कशाब को बोलते हैं फिलामेंट। फिलामेंट जो होते हैं वो इनमें चलन अंग के रूप में होते हैं। जैसे आप हमारे शरीर में क्या होते हैं चलन अंग, हमारे पैर या हाथ होते हैं। तो उसी प्रकार से जो इस तरह के जो जीव होते हैं उनमें अलग अलग चलन अंग होते हैं। जैसे कुछ में जो होते हैं कशाब होते हैं, कुछ में सीलिया होते हैं, कुछ में स्यूडोपोडिया होते हैं। इसी तरह से विब्रियो भी एक तरह का बैक्टीरिया है, पर विब्रियो बैक्टीरिया जो होता है वो कॉमा जैसा दिखता है। आपने देखा होगा जब हम कॉमा लगाते हैं तो ये इस तरह से दिखता है। अगर इसको देखा जाए तो ये संरचना में बहुत ही सरल होते हैं, और उपापचय की तुलना में इनमें बहुत सारी विभिन्नता पाई जाती है। उपापचय का मतलब ये होता है कि इनके शरीर में जो भोज्य पदार्थ होता है उनका अपचयन जो होता है वो अलग अलग विधियों से होता है। ये क्या करते हैं, जो भोज्य पदार्थ होते हैं उन भोज्य पदार्थों को ये अपने अंदर बहुत दिनों तक स्टोर्ड करके रखते हैं। और स्टोर्ड करके इसलिए रखते हैं कि जब इनको ज़रूरत होती है तो उन भोज्य पदार्थों का ये उपयोग कर लेते हैं। ये प्रकाश संश्लेषी, स्वपोषी, रसायन पोषी भी होते हैं,
इसका मतलब ये है कि जैसे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ऐसे ये भी अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। और फिर भी कभी कभी ये होता है कि ये अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर भी आश्रित होते हैं। अगर इसका उदाहरण देखना चाहें तो हमारे अंदर ही है, हमारे अंदर जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है, जो अमाशय होता है, उसके अंदर भी ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो हमारे भोजन के पाचन को भोजन पदार्थों को पचाने में मदद करते हैं। तो ये हमारे लिए हेल्पफुल बैक्टीरिया हो गए। पर कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हमारे ईचिंग पैदा कर सकते हैं हमारी स्किन में, तो वो हमारे लिए हानिकारक बैक्टीरिया हैं। तो ये जीवधारियों के शरीर के अंदर भी हो सकते हैं और बाहर, उनके शरीर के बाहर भी हो सकते हैं। ये कुछ ऐसे मृत कार्बनिक पदार्थ हैं जिन पर भी निर्भर रहते हैं। मृत कार्बनिक पदार्थ का मतलब ये हो गया कि अगर कोई जीव मर जाता है, या आपने देखा होगा कभी कभी घर में भी अगर सब्जी भी सड़ जाती है या सब्जी भी रखी होती है और अगर उसमें नमी होती है तो उस पर ये उत्पन्न हो जाते हैं और उसे पूरी तरह से ये खराब कर देते हैं। तो ये भोज्य पदार्थों के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। ये भोज्य पदार्थों को जल्दी ख़त्म करते हैं, पर उतने ही ये हमारे लिए लाभकारी भी होते हैं। जैसे कि साइनोबैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसी प्रकार से लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो दूध को कर्ड में या दही में बदलने में काम आता है। उसी प्रकार से और भी बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए मददगार भी साबित होते हैं और कभी कभी ये हमारे लिए हानिकारक भी होते हैं। वैसे ही होते हैं आद्य बैक्टीरिया। आद्य बैक्टीरिया जो होते हैं इनको प्रिमिटिव बैक्टीरिया भी बोलते हैं। प्रिमिटिव बैक्टीरिया का मतलब ये होता है कि ये जो होते हैं ये लवणी गर्म स्थानों पर या कच्छ या मेथेनोजन में पाए जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आपने कभी कभी देखा होगा कि जहाँ पर पानी होता है या दलदल वाला क्षेत्र की हम बात करें, जो दलदल वाला क्षेत्र या गर्म झरने जो होते हैं वहाँ पर, या लवणी का मतलब होता है जहाँ पर खारापन ज़्यादा होता है, तो ऐसी जगह पर भी ये क्या होते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। तो ऐसी जगह पाए जाने वाले बैक्टीरिया आद्य बैक्टीरिया होते हैं। अब ये मेथेनोजन बैक्टीरिया होते हैं। मेथेनोजन का मतलब ये होता है, आपने देखा होगा जो दलदली क्षेत्र होते हैं तो वहाँ दलदली क्षेत्रों से में मीथेन गैस का प्रभाव ज़्यादा होता है। मतलब वहाँ मीथेन गैस सबसे ज़्यादा बनती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पानी, सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थ धीमे धीमे ये बैक्टीरिया उनको क्या करते जाते हैं, मीथेन में कन्वर्ट करते जाते हैं। इसीलिए इनको बोलते हैं मीथेनोजन बैक्टीरिया। आद्य बैक्टीरिया जो है तथा अन्य बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति की संरचना एक दूसरे से भिन्न होती है। क्यों? क्योंकि ये अलग अलग स्थानों पर रहते हैं। अगर ये अलग अलग स्थानों पर रहते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि इनमें जो है इनकी शारीरिक संरचना में पूर्णतः भिन्नता पाई जाती है। कुछ ऐसे होते हैं जैसे गाय भैंस की आंत में भी पाए जाते हैं, जैसे मेथेनोजन बैक्टीरिया। उसके गोबर गैस में, जब गोबर गैस जो होता है, मतलब गोबर जब सड़ जाता है तो उसमें भी ये बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं और उससे मेथेनोजन बनती है। मेथेनोजन जो गैस है वो एक तरह से देखा जाए तो हाइड्रोकार्बन है, जिसका उपयोग जो होता है वो आजकल एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक संसाधन के रूप में या ईंधन के रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं। वैसे ही इस कैटेगरी में आते हैं मोनेरा में यू बैक्टीरियाज। यू बैक्टीरियाज का मतलब क्या होता है, जो थोड़े आद्य बैक्टीरिया से थोड़े से ज़्यादा संरचना में जटिल हो, जिनकी कोशिका भित्ति जो होती है वो मोटी होती है, कठोर होती है। इनमें कशाब मतलब फ्लैजिला होते हैं, मतलब कि चलनशील होते हैं। इसमें कौन आते हैं, जैसे साइनोबैक्टीरिया को नीलहरित शैवाल भी बोलते हैं। नीलहरित शैवाल आपने देखी होगी, जिसका रंग जो होता है नीले एवं हरे रंग का होता है। अब चूंकि इसको हम शैवाल बोल रहे हो, नीला हरा रंग अगर इसमें है तो स्वाभाविक सी बात है इसमें क्लोरोफिल भी होगा, है ना। ये एक तरह से प्लांट की तरह ही दिखती है। कभी आप नेट पे सर्च करके देखना, ये इस तरह से इसका डायग्राम दिखता है। ये साइनोबैक्टीरिया का डायग्राम है। ये जो होते हैं पौधे की तरह ही दिखते हैं, और ये चूँकि हरे हैं इसलिए क्योंकि इनने क्या करा, अपने शरीर में बदलाव करा और ये प्रकाश संश्लेषण करने लगे। अब प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं।
साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं। एक कोशिकीय का मतलब ये होता है, आप देख रहे होंगे कि ये छल्ले जैसे दिख रहे हैं, सब एक कोशिकीय ही हैं। और क्लोनी तथा अथवा तंतुमय अलवण जलीय समुद्री अथवा स्थलीय शैवाल है। ये अगर देखें तो समुद्र में ज़्यादा होते हैं। समुद्र में आपने कभी देखा होगा कि रात के समय समुद्र के आसपास किनारों पर चमक सी दिखती है, तो वो जो चमक दिखती है वो इस साइनोबैक्टीरिया के कारण ही दिखती है, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया पर जब रोशनी पड़ती है नाइट की तो वो चमकने लगते हैं। और इनकी ये अगर देखें तो प्रदूषित जल में बहुत फलते फूलते, जहाँ पर पानी बहुत स्टोर्ड हो जाता है, हरे हरे रंग के, आपने देखा होगा कि पानी जहाँ पर ज़्यादा मात्रा में स्टोर्ड हो जाता है और बहुत दिन तक वो सड़ता रहता है, तो वो उसका कलर अपने आप ही बदल जाता है। वो कैसा हो जाता है? हरे रंग का हो जाता है। तो इसमें इसका जो उदाहरण है वो है नॉस्टॉक। नॉस्टॉक और एनाबीना जो है एक ऐसे बैक्टीरिया हैं जो पर्यावरण में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करते हैं। इनमें एक विशेष संरचनाएं होती है जिसको हेटेरोसिस्ट बोलते हैं। ये आपको दिख रही होगी, ये वाला जो भाग है इसको हेटेरोसिस्ट बोलते हैं। ये वाले भाग को, इसको बोला जाता है हेटेरोसिस्ट। हेटेरोसिस्ट जो होता है वो सामान्यतः इन्हीं में ही पाया जाता है। हेटेरोसिस्ट जो होता है वो इन्हीं में ही पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। नॉनस्टॉक, एनाबीना इनमें होता है। और इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है कि जो वातावरण में मुक्त नाइट्रोजन होती है उस मुक्त नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर देते हैं और ज़मीन के अंदर मुक्त करते हैं, ताकि ज़मीन में जब ये जाती है तो ये नाइट्रेट और नाइट्राइट में बदल जाती है। और नाइट्रेट और अगर नाइट्राइट में बदली तो पेड़ पौधे इसका उपयोग कर लेते हैं और वो हम तक भी पहुंचती है प्रोटीन के रूप में। जैसे कि जो दाल वाले पौधे होते हैं वो इनको अवशोषित करते हैं और फिर हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इसीलिए भी ये महत्वपूर्ण होते हैं। ये अकार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकृत कर देते हैं और ऊर्जा मुक्त करते हैं। अब अकार्बनिक पदार्थ कौन कौन से हो गए? जो सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थ होते हैं, अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, तो उनको भी ये क्या करते हैं? एक तरह से ऑक्सीकृत करते हैं। ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, सल्फर जैसे पोषकों के पुनर्चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि नाइट्रोजन को का साइकिल चलाते हैं। एक तरह से देखा जाए तो नाइट्रोजन को वातावरण से लेना और वापस उसको मुक्त करना। वैसे ही फास्फोरस, आयरन, सल्फर, इन सभी पोषक हैं ये सारे। ये हमारे लिए भी महत्वपूर्ण होते हैं, प्रकृति के लिए भी महत्वपूर्ण होते हैं और पेड़ पौधों के लिए भी महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये एक चक्र का काम करते हैं, उनसे लेना और वापस प्रकृति को देना। अब आते हैं परपोषी बैक्टीरिया में। जनरली अगर देखा जाए तो इनमें प्रकृति में ये बहुत ज़्यादा होते हैं। इनमें अधिकतर जो होते हैं अपघटक स्वभाव के होते हैं। अपघटक का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ को ये अपघटित कर देते हैं या विघटित कर देते हैं या बना देते हैं। इन परपोषी बैक्टीरिया में से अनेक का मनुष्य के जीवन संबंधी गतिविधियों में महत्वपूर्ण है। कैसे है? आज के समय में अगर आप देखो तो जब आप 12th में जाओगे तो 12th में आपको ये चैप्टर आएगा, सूक्ष्म जीवों से हमें क्या लाभ होते हैं। तो सूक्ष्म जीव आज के समय में हम देखें तो बहुत सारी डिस्कवरीज हो चुकी हैं। तो वो जो डिस्कवरीज हुई है उनमें अगर देखें तो बहुत सारी दवाइयाँ जो होती है वो प्रतिजैविक, जिनको बोलते हैं एंटीबायोटिक, आप नाम सुना होगा। तो जो एंटीबायोटिक होती है वो सभी इन सूक्ष्म जीवों से ही बनी होती है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जो लेग्यूमिनेसी कुल के प्लांट होते हैं उनमें जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं, परंतु ये बहुत ज़्यादा हानिकारक भी होते हैं। ये बहुत सारी बीमारियों को भी बढ़ा देते हैं, जैसे मनुष्य में, फसलों में, फलों में भी बीमारियों को फैलाते हैं। ये फार्म में पालतू जंतुओं को भी बीमार करते हैं, जैसे कि हैजा, टाइफाइड, टिटनेस, साइट्रस का मतलब होता है नींबू का, साइट्रस कैंकर रोग, जिससे कि नींबू जो होते हैं उसकी पत्तियां जो होती है वो मुड़ जाती है और नींबू जो होते हैं वो समय से पहले ही खिल जाते हैं, गल जाते हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो बैक्टीरिया हमारे लिए महत्वपूर्ण भी है और एक तरह से देखा जाए तो वो हमारे लिए हार्मफुल भी है ना। तो एक तरह से क्वेश्चन आता है कि जो जीवाणु होते हैं वो प्रकृति के मित्र हैं, तो वो कैसे हैं? तो वो पूछते हैं कि तो आपको ये आना चाहिए लिखना कि वो मित्र क्यों कहलाते हैं, कैसे हमारे मित्र बने, है ना, क्या क्या कारण है जिसके कारण हम उनको
का उपयोग किन किन चीज़ों में कर पाते हैं। इसके बाद जो है आपका ये कोड डायग्राम इसमें दे रखा है। एक विभक्त होता हुआ बैक्टीरिया जो होता है वो विभाजित कैसे होता है। तो बैक्टीरिया का अगर विभाजन आपको देखना है तो यहाँ से देखिए, ये वाला भाग है ना, ये एक बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया जो होता है जब विभाजित होता है तो उसके बाद ये क्या करता है, अपना जो डीएनए होता है वो 2 भागों में डिवाइड कर लेता है, 2 भागों में विभाजित करता है, और धीमे धीमे इसकी कोशिका भित्ति जो होती है, वो कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति जो होती है वो भी विभाजित होती है, जिससे एक से कितने बैक्टीरिया बन जाते हैं, 2। तो इनमें जो प्रजनन होता है वो कोशिकीय विभाजन द्वारा भी होता है। ये कभी कभी जो होते हैं लैंगिक जनन भी करते हैं, संयुग्मन भी करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे माइकोप्लाज्मा जो है सबसे सूक्ष्मतम, धरती पर अगर देखा जाए तो सबसे छोटी कोशिका जो है वो माइकोप्लाज्मा को ही कहते हैं। इसकी संरचना मैं आपको समझाऊंगी और अच्छे से माइकोप्लाज्मा भी इसी में ही आते हैं, जिसमें कोशिका भित्ति तो नहीं होती है, और ये जो होता है ये बहुत सारे पौधों में भी बीमारियों को फैलाता है। तो माइकोप्लाज्मा को तो मैं आपको अलग से डिटेल्ड समझाऊंगी। तो ये मैं यहाँ पे ख़त्म कर रही हूँ। थैंक यू।